हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबीकर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पूरा एक महा मैराथन होने वाला है। अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने उन सवालों को सेलेक्ट किया है जो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि समाजशास्त्र में जितने भी क्वेश्चन हम लोग तैयार करने वाले हैं, मैं साथ में आपको याद भी करवा दूंगा। तो याद करने की चिंता मत करिएगा, बस एक बार थोड़ा सा इसे अच्छे से वॉच कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप निर्देश वगैरह पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कवर करने वाले हैं, और इस प्रकार से आपके सामने लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? या इसी प्रश्न को अथवा करके पूछ सकता है कि समुदाय से क्या आशय है। कहने का मतलब ये कि हमें समुदाय के बारे में बताना है। तो आइए समुदाय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो आप सबसे पहले अपने कॉपी में आंसर लिखेंगे, हेडिंग बना के लिखेंगे समुदाय, और फिर इसके बारे में लिखेंगे क्या। जैसे इस पे लिखेंगे, जब किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं या फिर उनका साथ में रहना किसी प्रकार का विशेष प्रयोजन या फिर स्वार्थ न होकर समान जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में उदाहरण के माध्यम से समझा जाए, जैसे आपके दोस्तों का जो ग्रुप है, आपके दोस्त जो दोस्तों का ग्रुप है, उन दोस्तों का ग्रुप एक साथ इसलिए रहता है क्योंकि अपने में एक प्रेम भावना जागृत होती है और साथ में रहना अच्छा लगता है। वहां पे ऐसी कोई भावना नहीं है जिससे लगता कि अब मेरा दोस्त मुझे पैसा देगा तो मैं उसके साथ में रहूंगा, ऐसी भावना नहीं है। तो यहाँ पे कोई स्वार्थ की भावना ना होकर अपने जीवन उद्देश्य के लिए, अपने मतलब की मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपने सहयोग के लिए अगर जो है साथ में रहते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपके क्षेत्र में जो आपके समुदाय के लोग रहते हैं, अगर वो एक साथ रहते हैं तो उनका साथ में रहना कोई उद्देश्य, कोई विशेष प्रयोजन ना हो या फिर उनके कोई स्वार्थ ना हो, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप समझ जाएंगे तो समझ के आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन आपका आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे उपनिवेशवाद और उसके बारे में लिखेंगे, उपनिवेशवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है। ये क्या है? विचारधारा है। विचारधारा का मतलब ऐसे लोगों की थॉट है जो ये सोचते हैं कि किसी ऐसे देश पे कब्जा कर लिया जाए जिसके संसाधन पूरा का पूरा हम अपने में मिला लें। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे चीन है, तो चीन सोचता है कि हम अन्य देशों पे कब्जा कर लें। जैसे तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, ठीक है, भारत की अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे और छोटे छोटे जो देश हैं उसके आसपास, उनको चाहता कि उस पर कब्जा कर लें और उसके संसाधनों का हम उपयोग करें, उसका साम्राज्य बढ़ जाए। तो अब यहाँ पे जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी छोटे देश को अपने में मिला ले, अपने में शामिल कर ले या उस पर कब्जा कर ले, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी विचारधारा को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपना अधिकार बनाने का प्रयत्न करते हैं, और फिर उस देश के जो छोटे देश जो होते हैं उनके संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मिले सकते हैं, जैसे चीन क्या करता है, चीन जो है तिब्बत के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करता है और उनका शोषण भी करता है। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर ले देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के किन्हीं जो है विशेषताओं को, जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। तो अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि गांव की विशेषता क्या होती है, गांव में क्या लोग करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे पहले, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, और इसके बारे में लिखेंगे पहला पॉइंट, ग्रामीण समुदाय में धर्म
परंपरागत बातों पर अधिक बल दिया जाता है। मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, इस बात पे विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। पहली बात। दूसरा, परंपरागत बातें। परंपरागत बातों का मतलब है कि जो हमारे दादा परदादा बातें कहते चले आ रहे हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुछ होता है, तो लोग उसी बातों को मान रहे हैं। तो ऐसी धारणा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है इन समुदायों में भाग्य पर निर्भर और अशिक्षा का मूल रहता है। लोग मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा रहेगा वही मिलेगा, ऐसा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मानते हैं। और अशिक्षा का मूल मतलब कि वहां पे शिक्षा बहुत कम देखने को मिलती है। अब तो थोड़ा सा यहाँ पे जागरूकता बढ़ी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में ये लोग सोचते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है, जाओ कहीं कमाओ और अच्छा खासा पैसा कमाओ। आज की डेट में पैसा कमाना मूल उद्देश्य हो चुका है। तो जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षा नहीं है बल्कि पैसा कमाना हो गया है। तो लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई को कम अपना जो है जोर देते हैं और आराम से हाई स्कूल इंटर पास कर लेंगे, इसके बाद जो है अपना जाके कहीं कमाने लगते हैं। तो ये विशेष प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांव के लोग ज्यादा क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय में लोग प्राथमिक क्रिया में जो है प्राथमिक क्रिया से संबंधित रोजगार प्राप्त करते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब ये होता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट उपयोग मानव करता है। जैसे जो है वनों से लकड़ी प्राप्त करता है, वनों से क्या प्राप्त करता है, लकड़ी प्राप्त करता है और उससे जो है लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करता है। इसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा। इसमें खनन भी जो है, जो खुदाई होती है उससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब वहां से संसाधन, जो खनिज संसाधन होते हैं उनका खुदाई करके जो है फिर मार्केट में बेचते हैं, उनसे पैसा मिलता है। डेयरी उद्योग जो है, मत्स्य पालन, मछली पालन इन्हीं, और इसके बाद जो है पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार देखने को यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। आज भी बहुत ऐसे परिवार देखने को मिल जाते हैं जहां पे पूरा परिवार एक साथ अभी रहता है। लेकिन शहरों में देखेंगे तो शहरों में एकल परिवार ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो एक साथ अभी भी लोग रहते हैं और एक ही घर में मतलब कि खाना बनता है, लोग अब बड़े ही प्रेम से खाते हैं। वो बात अलग अलग ही कि उतना प्रेम ना हो, लेकिन सही परिवार देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए अथवा करके सवाल पूछ लिखा, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि एक निर्धारित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पे जो बात लिखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सिंपल पॉइंट लिखा है कि कह रहा है कि एक निर्धारित क्षेत्र है, कोई एक निर्धारित क्षेत्र है, इस किसी भी एक निश्चित समय में मान लेते हैं 5 साल में, 5 साल में प्रति 1000 पर, 5 साल में प्रति 1000 पे जो महिलाओं की संख्या है, मतलब 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को दर्शाता है लिंगानुपात। यह जनसंख्या संरचना एक महत्वपूर्ण सूचक है जो समाज में लिंग संतुलन की स्थिति को प्रकट करता है। अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप बस इतना समझिए, जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहां पर नजरें उठा के देख सकते हैं कि आपके कमरे में कितने वहां पे गर्ल्स हैं और कितने वहां पे बॉयज हैं। इन दोनों को जो अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे लिंगानुपात की जो गणना होती है कैसे निकाला जाता है, तो लिंगानुपात गणना के कई सारे तरीके हैं। जैसे यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि प्रति 1000 पुरुषों की जो महिलाओं की संख्या होती है, तो भारत में अगर लिंगानुपात निकालने की बात कहें तो लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। तो आप इसको जो है बॉक्स में कर दीजिए और फिर इसके बाद जो है आप इसके बारे में ले देंगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप प्रेजेंट करेंगे। बाकी उदाहरण वगैरह देना चाहते हैं तो आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है, इसके कारण बताइए।
बताइए। तो जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये समझना है। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बना के लिखेंगे। हेडिंग बनाने से थोड़ा सा आपका आंसर जो है स्मार्ट हो जाता है और प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी अवस्था है जब स्वास्थ्य, चिकित्सा और पोषण के कारण मृत्यु दर में गिरावट आती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य और चिकित्सा यानी जो पोषण संबंधी जो समस्या होती हैं, जब ये कम हो जाती है तो मृत्यु दर में गिरावट यानी कम, मतलब मृत्यु दर कम हो जाती है। जब मृत्यु दर कम हो जाती है तो जनसंख्या यानी जन्म दर अपने आप बढ़ जाती है। जब जन्म दर बढ़ जाती है तो जनसंख्या विस्फोट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, 5 साल में जो है यहाँ पे मान लीजिए 500 आदमी है, ठीक है, 5 साल बाद यहाँ पे फिर से दोबारा सर्वे किया गया तो इसी जगह पे 5000 यहाँ पे हो गए हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जनसंख्या जो है वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर ये 50,000 हो जाए तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। विस्फोट मतलब अचानक ब्लास्ट हो जाए, अचानक वृद्धि हो जाए जनसंख्या, तो उसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। इस परिभाषा को आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य किसी क्षेत्र में जनसंख्या की अत्यधिक या तीव्र वृद्धि से है। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए, उस क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढांचों में दबाव डालती है। यानी सिंपल सी बात है, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो भाई सिंपल सी बात यह है कि वहाँ के जो संसाधन होंगे उस पर दबाव बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए शादी में गए हैं, बफर सिस्टम लगा हुआ है और मान लीजिए अचानक जो है घराती खा रहे हैं, अचानक बाराती टूट पड़े तो उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगी। जब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगी इसका मतलब ये कि वहां पे उन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी भी पड़ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के या जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं, तो आइए इसके कारण को देखते हैं। यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे उच्च जन्म दर। ठीक है, क्या होता है, उच्च जन्म दर हो जाती है, यानी ज्यादा बच्चे जन्म ले लेते हैं तो जनसंख्या विस्फोट हो जाती है। कई विकासशील देशों में जन्म दर उच्च है जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है। परिवार नियोजन के साधनों की कमी, शिक्षा की अनुपलब्धता और सांस्कृतिक मान्यताएं उच्च जन्म दर को योगदान देती हैं। कहने का मतलब ये है कि परिवार नियोजन साधनों की कमी, लोग परिवार नियोजन को बहुत कम अपनाते हैं। शिक्षा में जो है अनुपलब्धता, मतलब ये है कि शिक्षा में हमें भी कमी देखने को मिलती है। और सांस्कृतिक मान्यताएं ये होती है कि मान लीजिए अगर जो है घर में 2 बेटी हैं तो लोग सोचते हैं कि बेटा पैदा हो जाए, फिर उसके बाद बेटी के चक्कर में एक और बेटी हो जाती है। ऐसे करते 3-4 बेटी, 6 मतलब 5 बेटी 6 बेटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उसको लोग लेकर चलते हैं, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद बात करें मृत्यु दर में कमी, तो यहाँ पे चिकित्सा सुविधा में सुधार हुआ है, बेहतर स्वच्छता हुई है और पोषण में वृद्धि हुई है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आ गई है। और जब मृत्यु दर कमी आ जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि यानी विस्फोट तो होगा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर को आप ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जब कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको ना समझ, मतलब कि एक तरह से समझ नहीं होगी कि कैसे जनसंख्या वृद्धि करनी है, किस प्रकार से मैनेज करना है, परिवार नियोजन किस प्रकार से अपनाना है, ये उनको जो है समझ नहीं आ पाती है। शिक्षा की कमी के कारण लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, ये परिवार नियोजन का रूल है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम दो हमारे 5 हमारे 10 ऐसा। ठीक है, जिससे बड़े परिवारों की प्रवृत्ति बन जाती है, लोग इसी चक्कर में जनसंख्या वृद्धि करते रहते हैं। वही बात करें बाल विवाह, कई क्षेत्रों में कम उम्र में जो है विवाह की प्रथा भी आज भी प्रचलित देखने को मिलती है। जल्दी शादी होगी तो जल्दी बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं जल्दी मां बन जाती हैं, जिससे उनकी प्रजनन अवधि बढ़ जाती है और अधिक संतान की संभावना रहती है। इस प्रकार से बाल विवाह तो रोक लग गया है बाल विवाह पे, लेकिन आज भी बहुत सारे से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, बाल विवाह हो जाती है, लेकिन ये जो है रोक लग चुका है इस पे भी, ये कानून अपराध है बाल विवाह। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का मतलब ये है
कुछ समाजों में बड़े परिवारों के सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है और परिवार नियोजन के साधनों को जो है वर्जित माना जाता है। यानी लोग समझते हैं कि कुछ मान्यताएं भी ऐसी हैं कि हम परिवार नियोजन को नहीं अपनाएंगे। लोग समझते हैं कि हम दो हमारे एक, और उनके देखिए उनको वो दो हैं और उनके 10 हैं, लोग उनके ये बारे में सोचते हैं। तो समाज की जो धारणाएं, समाज की जो मान्यताएं हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, परिवार नियोजन को जो है नहीं मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन, प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जब लोग बढ़ते हैं तो वहां पे जनसंख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये प्रवास का मतलब कि जब एक स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर लोग जाकर बस जाते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। जब जहां से जाएंगे वहां तो कम हो जाएगी, लेकिन जहां को जाएंगे वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, इन कारकों के संयोजन से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है जो संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, आवास की समस्या, पर्यावरण दबाव जैसी चुनौतियों को जन्म देती है। तो जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी चुनौती आगे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, या फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। अब इसके बारे में लिखना है तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किसी क्षेत्र या प्रदेश में एक निश्चित समय काल में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कोई एक क्षेत्र यहाँ पे है और 5 साल बाद यहाँ पे मान लीजिए 500 लोग हैं, 5 साल बाद फिर से सर्वे किया गया तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 5000 हो गई। तो इस प्रक्रिया को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप छोटा से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए ए क्षेत्र है, यहाँ पे जो है जनसंख्या मान लीजिए अभी 500 है, 5 साल बाद जो है इसी क्षेत्र पर जनसंख्या अगर 5000 हो जाए तो इस प्रक्रिया को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अच्छे से पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि का पता लगाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जनसांख्यिकी क्या है, या पूछ सकता है जननांकी से आप क्या समझते हैं। दोनों का आंसर ये होगा, बस समझने वाली बात है कि पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले इसे इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब डेमोग्राफी शब्द जो है इसे हिंदी में, हिंदी का जो अर्थ होता है डेमोग्राफी का, जनसांख्यिकी होता है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। और डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम जो शब्द है वो है डेमास और दूसरा जो शब्द है वो है पीपल। ठीक है, सॉरी, दूसरा जो शब्द है यहाँ पे ग्राफो है। तो जो डेमास शब्द का अर्थ है वो है मनुष्य यानी पीपल, और दूसरा जो शब्द है ग्राफो, इसका अर्थ है लिखना या अंकित करना। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं टू ड्राइव आवर राइट अबाउट पीपल। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इस प्रकार डेमोग्राफी का शाब्दिक जो अर्थ निकलेगा वो मनुष्य या जनता के विषय में जानना, लिखना या अंकित करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। इस प्रकार से आप पूरा आंसर लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। इसका थोड़ा सा मैं मतलब को समझा दूं, बस आप इतना समझ जाइए कि जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, जन का मतलब क्या होता है, लोग। और यहाँ पे देखिए लिखा है आंकिकी और यहाँ पे लिखा है सांख्यिकी। ठीक है, आंकिकी मतलब होता है कि जन यानी लोगों के बारे में आंकड़ा एकत्रित करना, उनके बारे में जानना, समझना, परखना। और सांख्यिकी मतलब कि लोगों की संख्या के बारे में जानना। जिससे मान लो अगर आपकी क्लास में मान लीजिए कुछ जो है वितरण करवानी है, मान लीजिए रसगुल्ले बंटवाने हैं आपकी क्लास में, तो आप एक बार वहां पे लोगों की संख्या गिन लें कि कितने क्लास में लोग हैं, 50 लोग हैं कि 100 लोग हैं, कितना लोग हैं। तो आपके पास एक आंकड़ा आ जाएगा, एक संख्या आ जाएगी और उसी के आधार पे आप जो भी आपको वितरण करना है रसगुल्ले वगैरह, वो आप वितरण कर पाएंगे। जिसका मतलब है कि लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में अध्ययन करना, वो डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, ले सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाति को परिभाषित कीजिए या जाति से आप क्या समझते हैं। आइए बात करते हैं जाति क्या होती है। तो उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे जाति का अर्थ और उसके बारे में लिखेंगे। जाति शब्द अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द कास्ट से बना है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द का जो जन्म है, मतलब कि जो शब्द आया है, ये पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है।
ठीक है। सिंपल सी बात है कि हिंदी हमारे पास जाति है और जाति को इंग्लिश में जो है कास्ट कहते हैं, और जो कास्ट शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है। 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे जाति है, जाति जो शब्द है वो हिंदी शब्द है और इसे इंग्लिश में जो है कास्ट कहते हैं, और जो कास्ट शब्द है ये कास्टा से बना है जो कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति, या फिर हम कह सकते हैं प्रजातीय भेद। ये तो बात होगी इसके अर्थ का। अब देखिए, जाति जन्म पर आधारित होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जाति किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जाति जन्म पर आधारित होती है। भाई सिंपल सी बात है, जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेगा उसी की जाति उसके साथ जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जाति में, मतलब कि जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी जाति उसके साथ जुड़ जाती है, तो जाति जन्म पर आधारित होती है। पहला पॉइंट। वास्तव में जाति मनुष्यों के अंतर्विवाहित समूह या समूहों का योग होता है। जाति मनुष्य के अंतर्विवाहित, जब कोई विवाह करता है तो उस विवाह के अंतर दौरान जो है, मतलब विवाह के बाद जो है, बच्चे जब जन्म लेंगे तो जिसमें जिसका विवाह हुआ होगा उसी की जाति बच्चे के साथ में जुड़ जाती है। ठीक है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अर्जित ना होकर जन्माना प्राप्त होता है। ठीक है, जन्माना का मतलब जिसमें जन्म लेगा उसका जाति उसके साथ जुड़ जाएगी। जिसके सदस्य समान और मिलते जुलते पैतृक धंधे या धंधा करते हैं। मतलब ये है कि जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार का बच्चा अगर कुम्हार में जन्म में, मतलब कुम्हार जाति में पैदा हुआ है, तो कुम्हार की जो है जो काम होते हैं वो काम करेगा। लुहार है, वो लुहार वाले काम करेगा। बढ़ई है, कोई बढ़ई वाला काम करेगा। इस प्रकार से ज्यादातर काम वही लोग सीखते हैं। एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा जो है उस प्रकार से अपना ब्राह्मण वाला काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसकी जाति देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, जिसकी विभिन्न शाखाएं समाज के अन्य समूह के अपेक्षा एक दूसरे को निकटता का अनुभव करती है। तो जाति जो है इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब बात करते हैं नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नातेदारी का मतलब रिश्तेदारी, यानी नातेदारी रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। इसकी विशेषताएं भी बताना है, तो पहले हमें समझना कि नातेदारी होती क्या है। तो देखिए, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी या रिश्तेदारी कहा जाता है जो रक्त पर आधारित होता है। तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई एक अनजान लड़का है, ठीक है, और कोई एक अनजान लड़की है। अभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जब इन दोनों की शादी करा दिया जाए तो एक दूसरे को जान जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस लड़के का जो पूरा परिवार होगा इस लड़के के पूरे परिवार के साथ जुड़ जाएगा रिलेशनशिप में, और इस लड़की का भी परिवार इसके साथ, इस लड़के के पूरे परिवार के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बना क्या, एक रिश्ता बना, एक रिलेशनशिप बना। बना किसके कारण, जब विवाह हुआ इन दोनों का, तब। ठीक है, विवाह के कारण बना। तो यहाँ पे विवाह के कारण बना, तो विवाह या तो रक्त संबंधी होता है, रक्त और विवाह पर आधारित होता है नातेदारी। ठीक है, आगे देखिए, इस बात को यहाँ पे एक पॉइंट और ले सकते हैं। नातेदारी समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों की प्रणाली को संदर्भित करती है जो रक्त संबंधी और विवाह या गोद लेने से जो है माध्यम से व्यक्तियों को बीच स्थापित होती है। कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे किताबी भाषा लिखा गया है, तो यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे कुल मिला जुला के जिसमें रक्त संबंधी हो और विवाह संबंधी हो या तो गोद लेने वाली बात हो, तो वहां पे रिलेशनशिप बनती है, रिश्तेदारी बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो पहला देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जैविक और सामाजिक आधार पर जो है नातेदारी। तो यहाँ पे देखिए, नातेदारी का आधार केवल जैविक नहीं होता है। ठीक है, जैविक नहीं होता है बल्कि सामाजिक मान्यताओं पर भी निर्भर करता है। जैसे गोद लिया गया बच्चा जैविक रूप से परिवार से सम्मत नहीं होता है। जैविक का मतलब होता है जब जो है जब लड़का लड़की शादी हो जाती है तो भैया उनका जो है शादी होने के बाद जो है उनकी जो सुहागरात होती है उसके बाद, यहाँ तो सेंटेंस ये कहने लायक तो नहीं है, वैसे कह भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हनीमून होता है इसको सेंटेंस ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे। तो जो हनीमून होता है उस हनीमून के बाद जो है उनके गोद में एक बच्चा आता है, मतलब कि कुछ दिन बाद आता है, कुछ महीने बाद आता है, और फिर इसके बाद जो है एक यहाँ पे जो है बच्चा पैदा होता है। तो ये बच्चा रक्त संबंधी होता है। अब इसके द्वारा यहाँ पे क्या, ये जैविक है।
ठीक है। यानी जब यहाँ पे संबंध स्थापित होता है तब यहाँ पे जैविक रूप से एक नया जन्म होता है बच्चे का, और फिर इसके बाद जो है एक यहाँ पे रक्त संबंधी रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गोद लिया गया बच्चा भी जो जैविक रूप से संबंधित नहीं होता है, लेकिन समाज की स्वीकृति कारण यह परिवार का सदस्य माना जाता है। अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो गोद लेने के बाद बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी बच्चा मम्मी पापा को जो जो गोद लिए हैं उनको भी तो मम्मी पापा कहेगा, जो उसके परिवार के सदस्य होंगे उनको तो किसी नाम से बुलाएगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वो है व्यवहारिक अपेक्षाएं। व्यवहारिक अपेक्षाएं का मतलब ये है कि नातेदारी प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न रिश्तों के साथ विशेष व्यवहारिक जो मानदंड होते हैं वो जुड़ते हैं। प्रत्येक समाज में नातेदारी को जो प्रतिष्ठा, मर्यादा, व्यवहार के जो विभिन्न मापदंड होते हैं वो होते हैं, उनके आधार पर परस्पर व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब क्या है, पूरा लंबा चौड़ा जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये है व्यवहारिक अपेक्षाएं का मतलब है कि रिलेशनशिप एक जो है मर्यादा में होता है। ठीक है, एक व्यवहार पर डिपेंड करता है कि जिसका जैसा व्यवहार होगा वैसे उसका रिलेशनशिप होगा, जिसका जैसा बोल बात होगा। भैया जैसे जो इंसान, कुछ लोग होता है जो बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलते हैं, बड़ा जो है खतरनाक बोलते हैं, उनसे रिश्ता हमेशा टूटते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं और वो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग जुड़ते भी हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है। तो इस प्रकार से व्यवहार अपेक्षाएं का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, और व्यवहार अच्छा होगा तो रिलेशनशिप ऐसे बनता है। और नातेदारी जो होता है वो प्रति मतलब की शिष्टता होती है, उसमें एक जो है कुछ ऐसी मर्यादा होती है, उसको फॉलो करना होता है, जिससे समाज में एक नाम होता है कि हमारे रिलेशन में ये लगते हैं, हमारे रिलेशन में ये लगते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई ऐसी आचरण या कैसे दुर्व्यवहार ना हो जिससे रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो रिलेशनशिप उसे नहीं कहते हैं, उसे नातेदारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नातेदारी उसे कहा जाएगा जिसमें मर्यादा हो, जिसमें व्यवहार हो, जिसमें अच्छा आचरण हो, अच्छी जो है बोल बात हो। इस प्रकार से जो रिलेशनशिप चलती है उसे हम नातेदारी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वंश और उत्तराधिकारी का निर्धारण। वंश और उत्तराधिकारी का निर्धारण का मतलब ये है नातेदारी व्यवस्था से व्यक्ति के वंश, उत्तराधिकारी, सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है। यह तय करता है कि संपत्ति, अधिकार और सामाजिक स्थिति किस प्रकार अगली पीढ़ी के हस्तांतरित होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे माता पिता हैं, ठीक है, तो माता पिता के बाद जो यहाँ पे बच्चे आएंगे, जो बच्चे आएंगे वो बच्चे इनके उस पूरे के पूरे जो उनकी संपत्ति होगी उसका अधिकार उन्हीं का होगा, जो बच्चे होंगे। तो ये भी तो बच्चे हकदार होंगे, क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में उनके बच्चे लगते हैं, मतलब उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, तब जाके उनकी संपत्ति पर अधिकार होता है। कोई अपनी पड़ोसी को जो है अपनी संपत्ति नहीं देता है, अपने जो उनके जो आने वाली जो पीढ़ी होती है उसी को अपनी संपत्ति सौंपते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वंश और उत्तराधिकारी का निर्धारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे संबोधन प्रणाली। संबोधन प्रणाली का मतलब क्या? नातेदारी में प्रत्येक रिश्ते के लिए विशिष्ट संबोधन होता है जो सामाजिक संस्कृति विशेषताओं को दर्शाते हैं। ये संबोधन नातेदारी के बीच संबंधों की निकटता, आयु और सामाजिक स्थिति को प्रकट करती है। संबोधन प्रणाली का मतलब जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, आपके फुफ्फा हैं, आपके बुआ हैं, आपके जीजा हैं, आपकी जो है मौसा है, मौसी हैं, तो आप अपने मौसा को बड़े सम्मान पूर्वक, अपने फुफ्फा को बड़े सम्मान पूर्वक बुलाते होंगे, अपने जीजा को बड़े सम्मान पूर्वक बुलाते होंगे। तो जो सम्मान है, जो संबोधन है, वो संबोधन आप अपने मामा को आपने मामा रे ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, हे मामा यहाँ आओ ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, मामा रे यहाँ आओ ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, आप बोलते हैं मामा या मामा जी ऐसे बोलते होंगे, है ना। तो इस प्रकार का संबोधन जो होता है वो रिलेशनशिप में चलता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में एक संबोधन होता है, किसी को रे टेक अगर नहीं बोला जा सकता है, बड़ी प्रेम से सम्मान पूर्वक एक संबोधन शब्द था उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए पांचवा नंबर यहाँ पे पॉइंट है, पांचवा नंबर पॉइंट है नातेदारी की श्रेणियां। नातेदारी की श्रेणियां का मतलब ये है कि नातेदारी को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में विभाजित किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं माता पिता और उनकी संतानें प्राथमिक नातेदारी में आते हैं, और भाई का साला, जो भाई का साला होता है वो द्वितीयक नातेदारी में आता है। माता की जो बहन होती है, माता की बहन का पति जो है वो तृतीय नातेदारी होता है। माता के जो बहन होती है यानी आपकी मौसी का, नहीं सिंपल भाषा में मौसा कहा जाए, मौसा ही लगेंगे, माता की बहन क्या लगेंगे?
मौसा लगेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा इस प्रकार से तीसरे रिलेशन। तो 3 प्रकार से रिलेशन होता है, आप इसे अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है नातेदारी की व्यवहार प्रथाएं। नातेदारी की व्यवहार प्रथाओं का मतलब ये कि नातेदारी की स्थापना व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। कहने का मतलब ये है कि जो नातेदारी होती है, व्यवहार प्रथाएं, वो एक ऐसी आचरण, एक ऐसी व्यवहार प्रदान करती है कि आपके अंदर एक ऐसा कौशल उत्पन्न हो जाता है कि किसी को सम्मान पूर्वक आप बुलाएं, किसी को सम्मान दे, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, तो नातेदारी अच्छी चलती है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो भी लॉन्ग में भी आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि इन विशेषताओं के माध्यम से नातेदारी प्रणाली समाज में सामाजिक संबंधों, संरचनाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार सेंटेंस लिख के समापन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जाति को परिभाषित कीजिए, जाति की विशेषताएं बताइए। तो जाति को अभी हम लोगों ने परिभाषित किया था, लेकिन यहाँ विशेषताएं पूछा है, तो आइए विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि जाति जो है भारतीय समाज की विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है, जो जिसमें लोगों का जन्म पर आधारित विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, उनको विभक्त किया जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जाति जन्म पर आधारित होती है। जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया, उसकी जाति उसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो देखिए, जाति जन्म पर आधारित सदस्यता, इस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग हो जाएगा। लिखेंगे व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर निर्धारित होती है, इसे बदलना समानता संभव नहीं होता है। जैसे जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया, उसी की जाति उसके साथ लग जाती है, तो उसे बदल नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखा जाए विवाह संबंधी प्रतिबंध, मतलब ये है अधिकांश जातियां अंतर्विवाही अपनी ही जाति में विवाह पालन करती हैं, जिससे सामाजिक संरचना बनी रहती है। विवाह संबंधी प्रतिबंध का मतलब ये है, जिससे मान लीजिए कोई ए जाति का है, कोई बी जाति का है, कोई सी जाति का है, कोई डी जाति का है। ठीक है, तो अब ये वाला सोचेगा कि भैया हमारे जाति का ही कोई रहे तभी हम विवाह करेंगे, तो ए वाला जाति अपने ही कोई ए जाति से ही विवाह करेगा। ठीक है, बी वाला जाति कोई अपने ही जाति बी वाले से ही करेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो जाति है वो जाति अपने ही जाति में विवाह करती है, तो इस प्रकार से जाति को इंडिकेट कर सकते हैं, जाति की भी विशेषता मानी जाती है। अगर कोई इंटरकास्ट करता है, मतलब कि अगर ए जाति है मान लो बी जाति में करना चाहता है, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, आज के डेट में तो लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज उतना स्वीकार नहीं करती, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है पारंपरिक पेशे। पारंपरिक पेशे का मतलब ये कि प्रत्येक जाति के एक पारंपरिक पेशा जुड़ा होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कुम्हार है, एक लोहार है, लोहार का बेटा जाता है लोहार काम वाला ही करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक पदानुक्रम। सामाजिक पदानुक्रम का मतलब ये है कि जातियां एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती हैं, जिसमें कुछ जातियां उच्च और कुछ निम्न मानी जाती हैं। तो पदा अनुक्रम का मतलब कि कुछ उच्च जातियां हैं, कुछ मध्यम में हैं, कुछ निम्न जातियां हैं। इस प्रकार से जातियां समाज में देखने को मिलती हैं। तो जाति की एक विशेषता है कि कुछ उच्च श्रेणी में आते हैं, कुछ मध्यम में आते हैं, कुछ निम्न में आते हैं। ठीक, इस प्रकार से उनका पद क्रम मतलब बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे खान पान और सामाजिक संपर्क में प्रतिबंध है। विभिन्न जातियों के बीच भोजन सामाजिक संपर्क के संबंध में विभिन्न नियम होते हैं, जो सामाजिक दूरी को बनाए रखते हैं। अब बात बता दें आपको कि यहाँ पे जो सामाजिक संबंध होते हैं वो उच्च जाति का अलग अपना होता है, निम्न मध्यम जाति का अपना अलग होगा है, और जो निम्न जाति होगी उसका अपना अलग होता है। तो यहाँ पे जो नियम वगैरह होते हैं, जो सामाजिक संपर्क होते हैं, उनका अलग अलग होता है। हालांकि समाज में अब कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि उच्च जाति का अपना अलग है, मध्यम जाति का अपना अलग है, निम्न जाति का अपना अलग है, लेकिन समाज में सब लोग एक साथ रहने का जो है रहते हैं और एकता देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, तो चलिए इनको भी फटाफट देख लेते हैं। बस अच्छे तरीके से एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए, आपको समझना है कि कैसे आंसर को प्रेजेंट
करनी है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, भारत में भूमि सुधारों के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारत में जो भूमि सुधार है इसका संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। इसमें जो कार्यक्रम है वो निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब कि भारत में जब देश गुलाम था तो देश की गुलामी से पहले एक प्रथा चलती थी जिसे कहते थे जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी का उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन का मतलब है कि उन्मूलन कब होता है, यहाँ तक देखा जाए कि वहां पे इतना शोषण किया जा रहा था, किसके द्वारा, जमींदारी प्रथा के द्वारा। इसमें जमींदार किसानों को शोषण करता था। इसमें लिखेंगे जमींदारी प्रथा को समाप्त करके बिचौलियों को हटाया गया और जिससे किसान को सीधी भूमि का स्वामित्व मिला। जो भूमि का मालिक होता था पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी के जो है भूमि का मालिक होता था और किसानों से काम करवाता था और फिर उसका जो कुछ हिस्सा जो अनाज था वो अपना कुछ रखता था और कुछ अंग्रेजों को देता था। इस प्रकार से जमींदारी प्रथा चलती थी। बड़ा घटिया प्रथा था ये जमींदारी प्रथा। आगे बात करते हैं किराएदारी सुधार। किराएदारी सुधार का मतलब ये है कि किराएदार किसान के अधिकार सुरक्षा के कानून बनाए गए जिससे उन्हें उचित किराया और सुरक्षा स्वामित्व अधिकार मिल सके। किराएदार सुधार का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके पास भूमि नहीं था, तो भूमि जैसे होता ना अधिया पे जमीन लेकर खेती करना, उसी प्रकार से किसी कोई घर में रहता हो लेकिन उनका कोई घर नहीं होता, तो किसानों को कोई घर नहीं होता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है कुछ ऐसे नियम लगाए गए कि उनका खुद का घर होना चाहिए, उनकी खुद की जमीनें होनी चाहिए, लोग उस पर खेती करें, अपना जीवन यापन करें। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारण किया गया। कोई जो खेत होता था वो खेत बिखरा हुआ पड़ता था, मतलब कि ऐसे खेत था तो कोई खेत इतना छिका लिया भैया, कोई इतना छिका लिया भाई, किसी का जो है उसमें स्वामित्व नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या कि जब भूमि अधिकतम मतलब कि जो भूमि थी उस पर जो है भूमि का किसानों को हक दिया गया, मतलब कि उनमें जो किसान थे उन किसानों को जो मिलना चाहिए था उनको मिला। उनको जमीन को जो है मालिक बनाया गया कि भैया आप जमीन के आप मालिक हैं, इसका देखरेख करिए, इसका खेती करिए, अब आप इसका ही मालिक हैं। इस प्रकार से जमीन का जो जमीन थे खुद का उनका स्वामित्व यानी मालिक बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा चकबंदी। चकबंदी का मतलब ये होता है कि जो बिखरी छोटे छोटे जो खेत हैं, ठीक है, इन खेतों को अगर एक खेत कर दिया जाए तो उसी को चकबंदी कहा जाता है। छोटी छोटी जोतों का मतलब खेत यहाँ पे है, ठीक है, खेत को मिलाकर बड़ी जोतें यानी बड़ी खेतें जो है बनाएगी जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इन सुधारों का उद्देश्य भूमि के समान वितरण, कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा और प्रकार बताइए। सामाजिक जो आंदोलन है वो क्यों किए जाते हैं उसके बारे में समझना है और कौन कौन से सामाजिक आंदोलन ऐसे हैं वो समझना है और फिर उसके प्रकार कौन कौन से ये हमें समझना है। तो आइए देखते हैं पहले सामाजिक आंदोलन क्या होता है। सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास है। संगठित का मतलब होता है गुट में रहना, समूह में रहना और समूह में रहकर किसी भी आंदोलन को सफल बनाना, ये संगठित प्रयास है जिसके माध्यम से समाज के एक समूह के द्वारा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब यह कि सामाजिक आंदोलन का जो उद्देश्य होता है उसका कहीं न कहीं एक पर्पज बनाया गया है कि भैया हमें इसलिए आंदोलन करना। जैसे आपने नाम सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये जो आंदोलन है वो समाज के हित के लिए किया गया था, देश की आजादी दिलाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रकार सेंटेंस को लिख सकते हैं, ये आंदोलन समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और विशेष मुद्दों के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए या सुधार लाने के लिए किए जाते हैं।
कोई भी आंदोलन होता है तो कोई न कोई उसका उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को देखकर जो है एक आंदोलन जारी किया जाता है या किया जाता है जिससे समाज का हित हो, यानी समाज का भला हो। ठीक है, अब इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए प्रकार की बात करें। तो पहला है सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन का मतलब क्या है, समाज में मौजूदा संरचनाओं में सुधार लाने के लिए कुछ ऐसे आंदोलन चलाए गए थे जिसे सुधारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्म समाज का आंदोलन, आपने नाम सुना होगा। तो ये जैसे आंदोलन है ब्रह्म समाज आंदोलन, या फिर जो है और बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, तो ऐसे आंदोलन जो थे उन्हें सुधारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब ये है कि जैसे देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, तो यहाँ पे भारत में मौजूदा संरचनाओं को पूरी तरह से बदलने के लिए आंदोलन चलाना क्रांतिकारी आंदोलन कहलाता है। भारतीय स्वतंत्रता जैसे आंदोलन ये इसमें प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है अगला, यहाँ पे प्रतिक्रियावादी आंदोलन। प्रतिक्रियावादी आंदोलन का मतलब ये है समाज में पूर्व स्थिति लौटाने के लिए जैसे आंदोलन किए गए, जैसे धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन। ऐसे बहुत सारे प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि समाज में कुछ ऐसे धर्म या फिर कुछ ऐसे क्षेत्रों में बदलाव हो, कुछ ऐसी प्रक्रिया वहां दिखाई दे, कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिले जिससे समाज का उद्धार हो। इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक आंदोलन। उत्प्रेरक आंदोलन में लिख सकते हैं इसमें कि नए विचारों या प्रथाओं को अपनाने के लिए उसको जो है उत्प्रेरक आंदोलन कहा जाता है, इसे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। इस प्रकार के जो आंदोलन है ये उत्प्रेरक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। ठीक है, जाति किससे कहते हैं पहले आप इस प्रकार का समझाएंगे, या फिर वर्ग किससे कहते हैं उसको समझाएंगे। तो देखिए, जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है एक, जैसे कि प्याज होता है ना, प्याज में एक स्तर के बाद दूसरा, फिर तीसरा स्तर, फिर चौथा स्तर, ऐसे स्तर होते हैं। ऐसे समाज में स्तर होते हैं। ठीक है, एक आपको उच्च समाज दिखाई देगा, एक मध्यम समाज दिखाई देगा, एक निम्न समाज दिखाई देगा। इस प्रकार से जो समाज के स्तर देखने को मिलते हैं उसी को सामाजिक स्तर कहा जाता है। अब यहाँ पे इसके दो प्रमुख रूप हैं, कौन कौन से, देखिए पहला है यहाँ पे दो प्रमुख रूप हैं, लेकिन इसके महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। तो अंतर आप देखते हैं यहाँ पे, पहला है आधार के आधार, मतलब कि आधार का मतलब कि क्या फाउंडेशन है। ठीक है, जो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे दिया गया है जाति वर्ग को अलग अलग बताने का, उसका आधार क्या है, किसके आधार पे आप जाति और वर्ग को अलग अलग बांटेंगे, फाउंडेशन क्या है। जैसे घर बनवाते हैं ना तो पहले पिलर लगता है, तो पिलर क्या आपका आधार है, फाउंडेशन है। ऐसे ही जाति और वर्ग को आप डिवाइड कर रहे हैं तो किसके आधार पे डिवाइड कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए भैया। तो यहाँ पे क्या आधार है, तो आधार देखिए, आधार में है जाति। जाति जो है जन्म पर आधारित होती है, अपरिवर्तनीय होती है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इसका आधार हो जाएगा कि जाति जन्म पर आधारित होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पेशे का आधार ये परिवर्तनीय होता है। तो जो वर्ग होता है ये आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएंगे तो आप उच्च वर्ग में चले जाएंगे। हो सकता है कि आप अभी मध्यम वर्ग में हो सकता है कि आप अभी निम्न वर्ग में हो, लेकिन जिस दिन सफल इंसान बन जाएंगे आप उच्च वर्ग में चले जाएंगे। इसका मतलब ये है ये परिवर्तनीय है, यानी बदला जा सकता है। तो वर्ग को बदल सकते हैं, जाति को बदल नहीं सकते हैं, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आगे देखिए दूसरा हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब ये है कि जाति जो होती है ये सामाजिक गतिशीलता में सीमित है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो जाति है वो अपने आप में बदलाव लाती है, जाति बदलाव नहीं लाती है, नहीं जाति में बदलाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ग होता है ये सामाजिक गतिशीलता में संभव बनाती है, मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है। चाहे जिस जाति के हों वो अपने वर्ग में बदलाव कर सकते हैं, वो उच्च वर्ग में सभी लोग आ सकते हैं, वो चाहे जिस जाति में आते हों। ठीक है, तो वर्ग में बदलाव हो सकता है, यानी गतिशील है, और जो जाति है वो गतिशील नहीं है।
ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध का मतलब जाति सख्त सामाजिक नियम जैसे अंतर विवाह निषेध। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कोई ए है तो अपनी ए जाति में विवाह करेगा, बी जाति में नहीं करेगा। अगर बी जाति में कर लेता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पे सामाजिक संबंध है, वो जाति अपने जाति में करते हैं, लेकिन जो वर्ग होते हैं इसमें सख्त नियम नहीं है, इसमें कोई सख्त नियम नहीं है। जिस दिन आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप किसी वर्ग में किसी भी जाति में शादी कर लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर गरीब व्यक्ति शादी कर ले तो लोग उसे समाज जीने नहीं देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आगे है व्यवसाय। व्यवसाय के मतलब ये है यहाँ पे कि जाति जो होती है वो पारंपरिक व्यवसाय पर निर्धारित होती है। मैंने अभी बताया कि जैसे कि कुम्हार है, कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला काम ज्यादातर करता है वही, ठीक है। लोहार है, लोहार वाला काम वही करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वही काम करते हैं, लेकिन उनका जो पूरा जो पारंपरिक जो चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो वर्ग होता है व्यक्ति की योग्यता पर आधारित पेशा होता है, जैसे जिसकी योग्यता होगी, जो पढ़े लिखेगा भैया, जो अच्छा काम करेगा वही जो है वर्ग को यानी उच्च वर्ग को प्राप्त कर सकता है। आप जो है आप डिपेंड करता है कि आप कैसे मेहनत करते हैं। जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा ही परसेंटेज आपका आएगा। कोई 90 प्लस होगा, ठीक है, कोई 80 प्लस होगा, ठीक है, कोई 50 प्लस होगा, कोई 70 प्लस होगा। तो जो 50 प्लस होंगे वो निम्न कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी वर्ग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं आप उच्च क्वालिटी वाला 90 प्लस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते अंतर इतना है कि जैसी आपकी कौशल होगी, जैसी आपके पास नॉलेज होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है इसका मतलब ये होता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। तो जब किसी भी क्षेत्र में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग रहें तो उसे विविधता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक तालाब है, क्या एक तालाब में जो तालाब है उस तालाब में क्या एक ही प्रकार की मछली पाई जाती होगी? नहीं, एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली नहीं पाई जाती होगी। लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो जब जो समाज है उस समाज के जो पूरा बिखरा रूप है, मतलब कि विभिन्न प्रकार की जब जातियां एक साथ रहती हो तो उसे हम जो है विविधता कहते हैं। और भारत में ऐसे न जाने कितनी जातियां धर्म के लोग रहते हैं जिससे हम सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बारे में हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं सह अस्तित्व में हैं। मतलब आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है कि जो है उसमें उनकी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, अपनी उनकी अलग परंपराएं होती हैं, अपनी उनका एक भाषा होता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए, यह विविधता देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। यानी देश जो है यानी भारत देश ये बताता है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। यहाँ पे लोग रहते हैं, इसको समझते हैं, जानते हैं कि भारत में किसी प्रकार के धर्म के लोग रह सकते हैं, क्योंकि संविधान में किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। संविधान की नज़र में सभी धर्म समान है, बराबर है। आगे देखिए, विभिन्न त्योहार, नृत्य, संगीत, कला के रूप में इस विविधता को प्रकट किया जाता है। अपनी अपनी धर्म की अपनी अपनी एक नृत्य होता है, त्योहार होता है, अपनी संगीत लोक गायन होते हैं, अपनी उनकी कला होती है। तो जब विभिन्न चीजें एक साथ दिखाई दे एक जगह पे, एक क्षेत्र में, तो उसे विविधता के नाम से जाना जाता है। हालांकि कह सकते हैं यह विविधता सामाजिक एकता के साथ साथ चुनौती भी को भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि जहाँ पे कई जैसे होता ना कि कई सारे बर्तन होंगे तो आवाज तो आएंगे ही, उसी प्रकार से कई धर्म के लोग रहेंगे तो भाई उसमें तनाव तो होगा ही, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, लेकिन जिन्हें संतुलित दृष्टिकोण से संभालना आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, बड़ी कमाल की आपको नंबर मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, उदारीकरण के परिणाम क्या हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उदारीकरण के परिणाम क्या हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना कि उदारीकरण होता क्या है, फिर आपको समझ में आएगा कि उदारीकरण का परिणाम क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, उदारीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज में
टैक्स वगैरह में या फिर किसी नियम वगैरह में प्रतिबंध को हटाना या टैक्स को कम कर देना या नियम को कम कर देना, हटा देना, उसको जो है उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल भाषा में समझे तो आप समझ जाइए कि मान लीजिए अगर 1000 रुपये का कपड़ा है, आप कपड़ा खरीदने गए हैं, अगर दुकानदार आपको 800 रुपये का दे देता है तो आपको कितने का फायदा हुआ? 200 रुपये का फायदा हो गया। तो जो 200 रुपये का फायदा हुआ, 200 रुपये की कमी हो गई, यही प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो सरकार के द्वारा जो नियम लगाए जाते हैं, जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, अगर नियम को कम कर दिया जाए या प्रतिबंध कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। अब उसका क्या परिणाम है, क्या परिणाम निकलेगा अगर उदारीकरण इस प्रकार से होगा? यानी सरकार नियम को हटा दे, प्रतिबंध को हटा दे, टैक्स को कम कर दे, तो क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा, ये हमें समझना है। ठीक है, उदारीकरण के निम्नलिखित परिणाम है। तो पहला देखिए, आर्थिक वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगी? आर्थिक वृद्धि होगी। निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। जब टैक्स ज्यादा हो जाता है ना, टैक्स ज्यादा हो जाता है, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा और नियम जो होते हैं वो नियम बहुत हाई हो जाएंगे और नियम जो है 50 नियम आ जाएंगे, तो लोग जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, छोटे छोटे जो कंपनियां होती हैं, वो टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। बड़ी बड़ी ही उसको कंपनियां फॉलो कर पाती हैं। तो यहाँ पे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ जाती है और आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि होता है, क्योंकि सब लोग जब अप्लाई करेंगे, नहीं जब टैक्स वगैरह कम रहेगा, जो है नियम वगैरह थोड़ा सा कम रहेंगे, तो सारे लोग जो है अप्लाई करेंगे, सारे लोग जो है सामने आएंगे और सबका भला होगा। ठीक है, आगे देखिए, विदेशी निवेश ज्यादा होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो विदेशी निवेश होगा उसमें वृद्धि होगी। लोग जो विदेशी कंपनियां हैं आएंगी और यहाँ पे अपना निवेश करेंगे, यानी पैसा लगाएंगे, कंपनी स्थापित करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो यहाँ पे विदेशी निवेश ये परिणाम इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को भी अधिक लाभ जो है मिलेगा और विकल्प भी उसे मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मान लीजिए बाजार है आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में बाजार होगा। बाजार में अगर कोई एक दुकान है, ठीक है, अगर कोई एक दुकान है, किसी चीज का एक दुकान है, तो वो बहुत बढ़िया, मतलब कि अपना अच्छे से जो उसकी मांग है ना, वो मांग बढ़ेगी, मतलब कि जो है वो कीमत बढ़ा देगा। ठीक, कीमत बढ़ा देगा, और जब कीमत बढ़ा देगा क्योंकि वो अकेला है, जब उसकी कीमत बढ़ेगी क्योंकि वो अकेला है, तो अपना वो मनमानी काम करेगा, और मनमानी जब काम करेगा भैया, तो अपना मन से वो प्राइस तय करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर उसी पूरे मार्केट में अगर किसी चीज की 5 दुकानें हो जाए, उसी चीज की 5 दुकानें हो जाए, तो ऑटोमेटिक उसकी जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा ऑटोमेटिक वहां बढ़ जाएगी और सब लोग जो है वहां पे उसका फायदा उठा पाएंगे। जो उपभोक्ता है उसका सबसे ज्यादा उसको विकल्प मिलेगा, वो चाहे जिस दुकान से सामान खरीदेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रोजगार लोगों को मिलेगा, नई नौकरियों का सृजन होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ ऐसी कंपनियां, जब विदेशी कंपनियां यहाँ पे आएंगी, अपना स्थापित होंगी, तो कंपनी आने से कंपनी खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो नौकरी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र रहेंगे जो कहीं की वहां बेरोजगारी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आय असमानता। आय असमानता का मतलब ये कि आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस को लिखकर आप इससे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्षेत्रवाद क्या है, इसे नियंत्रण करने के सुझाव बताइए। तो क्षेत्रवाद क्या है, इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। अब देखिए, क्षेत्रवाद होता क्या है, तो पहले ये समझ जाइए कि क्षेत्रवाद होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई एक क्षेत्र सी है, कोई क्षेत्र डी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बी वाला क्षेत्र है, बी वाले क्षेत्र के जो लोग हैं, ये लोग कहें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे बुद्धिमान हैं, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ लोग कमाने आते हैं और हमें इनको जो है सहारा देते हैं। अगर बी वाला क्षेत्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, बाकी सबको दरकिनार कर दे कि ए वाले, डी वाले और सी वाले सब हमसे कमजोर है, सब हमसे पीछे हैं, तो ऐसी भावना को या ऐसी विचारधारा को क्षेत्रवाद कहा जाता है। जब कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, अपने आप को बलवान समझने लगे और बाकी को दरकिनार कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया को क्षेत्रवाद कहा जाता है। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में लोग कमाने जाएंगे, तो लोग वहां के जो लोग होंगे, यूपी बिहार के लोग साथ जब वहां पे मतभेद करेंगे या फिर जो है उनको दरकिनार कर देंगे, तो ऐसे
पूरी प्रक्रिया को क्षेत्रवाद कहा जाता है। अब ऐसे क्षेत्रवाद उत्पन्न होगा तो उसे नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हमें समझना है। सब लोग पूरे देश में, भारत में रहते हैं तो सब लोग समान हैं, ऐसा समझना चाहिए, लेकिन समाज ना होकर, समान ना होकर यहाँ पे क्षेत्रवाद की भावना होती है, तो उसको कैसे नियंत्रण करना है इसके बारे में सुझाव देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लोग अपने क्षेत्रीय हितों के राष्ट्रीय या सामूहिक हितों को ऊपर रखते हैं। यदि यही प्रवृत्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रीय भावना है, इससे समाज आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो है वो प्रभावित होते हैं। पूरा देखने को मिलता है कि समाज में बदलाव हो रहा है क्षेत्रवाद के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सुझाव क्या है तो देखते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना। हम भारत के लोग, संविधान में लिखा गया प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, इसीलिए राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना चाहिए। शिक्षा, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोग अपने आप को ये ना समझे कि मैं इस राज्य का हूं तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बलवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रवाद की भावना है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित विकास। संतुलित विकास का मतलब ये है कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से विकास करना चाहिए। जैसे यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पे यूपी बिहार में बहुत कंपनियां कम देखने को मिलती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चले जाइए, या फिर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, या फिर जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे चले जाइए तो वहाँ पे कंपनियां ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है, विकास भी उनका होगा। जैसे अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या देखिए कितना ज़्यादा विकसित हो चुका है, वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है। लेकिन उसके आसपास जैसे अम्बेडकर नगर है, बस्ती है, गोंडा है, यहाँ पे जो क्षेत्र हैं आसपास के, वहाँ पे विकास उतना देखने को नहीं मिल रहा। जैसे बस्ती है तो आप उसको देख लीजिए, अम्बेडकर नगर है, उतना विकास वहां देखने को नहीं मिलता, लेकिन अयोध्या में विकास ज्यादा है। तो संतुलित विकास होना चाहिए, मतलब सभी जगह समान विकास होना चाहिए। जब समान विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब अयोध्या में लोग कमाने के लिए जाते हैं, जो लोग कहीं दिल्ली, मुंबई जाते थे कमाने के लिए, अब लोग अयोध्या में जाते हैं कमाने के लिए। वहां पे अच्छा रोजगार लोगों को मिल जाता है और मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता का मतलब ये कि क्षेत्रीय राजनीति के दुष्प्रभावों के प्रति जनता को जागरूक करना चाहिए। यानी जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाति के नाम पे, अपने क्षेत्र के नाम पे वोट मांगते हैं, और उसके कारण जो है पूरा राजनीतिक माहौल खराब हो जाता है और लोग जो है आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जनता को जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपाय। संवैधानिक उपाय का मतलब क्या है, यहाँ पे संविधान में ऐसे प्रावधान करना चाहिए जो क्षेत्रवाद को हतोत्साहित करे, मतलब कि जो क्षेत्रवाद है उसको कम कर दे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं, उनको दरकिनार किया जाए। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। महिला आंदोलन क्यों किए जाते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ समझना है कि महिला आंदोलन के क्या कारण। तो पहला कारण आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है महिला आंदोलन, और यहाँ पे लिखेंगे पहला कारण, पहला पॉइंट, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब महिलाओं को साथ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण महिला आंदोलन किया जाता है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है, बस आप मेन हेडिंग ध्यान रखिएगा। अगर आपको हेडिंग मेन ध्यान अगर रहता है तो आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। आप हेडिंग लिख के उसके बारे में कुछ बना के ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां का मतलब बुराइयां। कुरीतियां का मतलब बुराइयां, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह रोक जैसी प्रथाएं हैं। इन सब सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए महिला आंदोलन किए जाते हैं। सती प्रथा का मतलब इसमें पति की जब डेथ हो जाती थी तो उस टाइम पे पत्नी को जिंदा जला देते थे। कितनी घटिया प्रथा थी सती प्रथा। इसको जो है दरकिनार किया गया, मतलब इसको खत्म कर दिया गया। बाल विवाह जैसी प्रथा पहले बहुत चलती थी, अब समाज में धीरे धीरे कम देखने को मिलती है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है और चल रही है, बड़े धड़ल्ले से चल रही है। आज की डेट में अगर आप सामान लेने जाइए
तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दहेज का सामान 80,000 में 90,000 में पूरा सेट देने लगे हैं उसमें, मतलब कि सारा सारा चीज उसे में दे देंगे। अब आपको दहेज का सामान जो है अलग अलग दुकानों से खरीदना नहीं पड़ेगा, एक दुकान पे जाइए, पूरा वो 80, 85, 90,000 में जो है पूरा तैयार कर रखे हैं, और आपको बता देंगे कि आप यहाँ से सामान ले लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से सस्ते में पड़ जाएगा, अगर अलग अलग लेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। ये क्या है, ये दहेज का बढ़ावा है। अब इससे क्या होता है, इससे होगा कि भैया कंपटीशन में लोग सोचेंगे कि यार वो दहेज में 90,000 में दे रहा है तो हम 85,000 में देंगे। ऐसे से कंपटीशन में कई सारे जो है दुकानें खुल जाएंगी और लोग दहेज प्रथा का जो है दहेज है वो चलेगा और चलता रहा है। और जो मांगने वाले लोग हैं, आज भी दहेज प्रथा का बहुत सारी जो है महिलाएं हैं जो शादी के बाद जिनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जाता है। तो ये जो दहेज प्रथा, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी बुराइयां हैं, बहुत बड़ी कुरीतियां हैं समाज में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक अधिकारों की कमी। राजनीतिक अधिकारों की कमी का मतलब है कि मतदान का अधिकार ना होना और राष्ट्रीय भागीदारी में कमी, राजनीतिक भागीदारी में कमी। मतदान का अधिकार ना होना, बहुत सारे अभी तो देखने को मिलता है कि बहुत सारे महिलाओं को वोट नहीं बना है और उनको जो है वोटर लिस्ट उनका नाम हट गया है। तो जो मतदान अधिकार ना है, ये भी प्रकार से उनको समान अधिकार देना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी में देखा जाए तो कहीं कहीं अगर आप देखेंगे, पूरा नजर उठा के देख लीजिए राजनीतिक पूरे इतिहास को, तो आपको दिखाई देगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इसके बाद कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं महिला में। ठीक है, तो यहाँ पे जो योगदान देखने को मिल रहा है महिलाओं की बहुत कम है, बहुत नामात्र की है। तो ऐसे जो है आंदोलन किए जाते हैं ताकि महिलाओं को समान हक मिले। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता का मतलब है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव और संपत्ति का जो है अधिकारों में भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे जो आर्थिक निर्भरता है, अब महिलाओं को हर फील्ड में जो है रोजगार मिल रहा है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां महिलाएं काम ना करती हों, जहां लड़कियां काम ना करती हों। तो अब उनको जो समाज में हक मिल रहा है वो बराबर सम्मान दिया जा रहा है, समाज उनको दे रही है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे समाज को बराबर हक नहीं मिलता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न आज भी देखने को मिलता है, घरेलू हिंसा उत्पीड़न, जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज, हत्या, कार्यस्थल या यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ऐसी जो कुरीतियां हैं समाज में, इसके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है, इस कारणों ने महिलाओं के संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया है। तो ऐसी जो बुराइयां हैं, 5 पॉइंट लिख देंगे, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो जनसंचार है इनके साधनों में क्या परिवर्तन हुए हैं। आज के दिन में सोशल मीडिया सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, पहले एक हेडिंग बना लेंगे कि जनसंचार के माध्यम में जो है साधनों में समय के साथ कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसे मुद्रित माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ओर। मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेड, पहले किताब छपकर आता था, आज की डेट में लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप बैठकर पढ़ रहे हैं। अब बहुत कम ही लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं, लोग ऑनलाइन के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेते हैं, तो किताब बहुत कम लोग खरीदते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुद्रित माध्यम था, यानी जो किताब छपते थे, अब बहुत कम जो है किताबें लोग खरीदते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम आ चुका है, लोग अपना मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रमुख होती थी, लेकिन रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के आगमन से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रमुख हो चुके हैं। अब तो रेडियो बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग टेलीविजन, इंटरनेट, आज के सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोग ये ज्यादा इसके इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो सुनने के पास किसी के पास टाइम नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति जैसे आपने नाम सुना होगा एआई का, आपने एआई का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। ये सब जो है कहीं और डिजिटल अपने आप को मतलब डिजिटल सामाजिक हो रहा है।
इंटरनेट और स्मार्टफोन के प्रसार ने सूचना का आदान प्रदान तेजी से और सुलभ बना दिया है। तो जो डिजिटल क्रांति क्रांति है, कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में अगर किसी को, आपको अगर विदेश में है, कोई मैसेज भेजना है, कुछ बात करनी है या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आराम से सेकंडों में आप जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का उदय ये सबसे बड़ा यहाँ पे हथियार माना गया है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जनसंचार के तरीकों को बदल दिए हैं पूरी तरह से, जिससे हर व्यक्ति सूचना का स्रोत उपभोक्ता दोनों बन चुका है। यानी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते होंगे, या फिर जो है अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, या फिर कहीं और जो है आप वीडियो बनाते होंगे। और देखिए, आप उपभोक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं, यानी आप सुनते भी हैं, बनाते भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बनाते भी हैं, देखते भी हैं, लोग सुनते भी हैं। तो आप इस प्रकार से सोशल मीडिया देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कंटेंट ऑन डिमांड। कंटेंट ऑन डिमांड का मतलब ये होती है कंटेंट कहाँ ज्यादा डिमांड किए जाते हैं। आज की डेट में कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लीजिए, यूट्यूब पे सारे लोग अपना जो है एक चैनल बना रखे हैं। जैसे बड़े बड़े जो अपना जिनका ऐप बना हुआ है, अपने ऐप से लोग पढ़ाते हैं, उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि जानते हैं लोग यूट्यूब पे यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं। तो नेटफ्लिक्स जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे उपभोक्ताओं अपनी सुविधाओं के अनुसार सामग्री देखने को आजादी दी गई है। लोग आते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं। तो कंटेंट ऑन डिमांड कहाँ होता है, कंटेंट का डिमांड, उसको यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो है अपना सोशल मीडिया का जो है विस्तार हो रहा है। आगे बात करें तो इंटरएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे अब दर्शक केवल सूचना के उपभोक्ता ही नहीं है। यानी सूचना के उपभोक्ता का मतलब ये है कि दर्शक जो होते हैं, जो दर्शक हैं, वो केवल सूचना ही उपभोक्ता नहीं है, वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। जैसे आपने कमेंट किया कि जो है कोई वीडियो बनाना है या फिर कुछ और बात है, तो कमेंट करते हैं, सामग्री बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बच्चों का योगदान होता है, वो कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो वहां पे जो है आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन इस परिवर्तनों ने जनसंचार के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे सूचना का प्रसार अधिक लोकतांत्रिक और त्वरित हो गया है। मतलब ये कि लोकतांत्रिक में देखा जाए तो जनसंचार का और विस्तार हो चुका है। ठीक है, आप इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आएगा यहाँ पे, भूमंडलीकरण जो है रोजगार के अवसर पर प्रभाव। यानी जो भूमंडलीकरण हो रहा है, इसकी जो है इसके कारण रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हमें समझना है। सवाल ये कि भूमंडलीकरण होता क्या है। तो भूमंडलीकरण का मतलब ये होता है कि कई सारे देशों में अपने सामान को जो है बेचना या फिर अपने संस्कृति को आदान प्रदान करना, यानी कुछ भी कई सारे देशों में फैल जाए। ठीक है, जैसे कोरोना है, कोरोना चाइना से निकलकर दुनिया में फैल गया, उसे भूमंडलीकरण कहा जाता है या वैश्वीकरण भी कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण होने से रोजगार में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमें समझना है। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, नए अवसरों का सृजन। नए अवसरों का सृजन का मतलब जैसे कि आईटी सेक्टर है, बीपीओ है, सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। जब कई सारे देशों में जब रोजगार लेके लिए, जैसे यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, कोई लोग दुबई में कमाते हैं, कुछ लोग जो है सऊदी में कमाते हैं, कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ लोग जापान में रहते हैं, कुछ लोग कई सारे देशों में रहते हैं। तो यहाँ पे रहकर अपने जो है अपने लिए रोजगार सृजन कर सकते हैं, मतलब रोजगार अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का मतलब कंपटीशन में वृद्धि हो रही है। जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं वो प्रभावित हुई है। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, कौशल की मांग। कौशल की मांग का मतलब ये है कि उच्च कौशल वाले कार्यों में मांग बढ़ी है, जिससे कौशल विकास पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अनौपचारिक क्षेत्रों का विस्तार। इसका मतलब ये है कई क्षेत्रों में अनौपचारिक रोजगार बढ़ा है, जहाँ पे श्रमिकों का अधिकारों की कमी देखने को मिली है। अनौपचारिक रोजगार बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को रोजगार मिलता है जिनका बहुत ज्यादा शोर सिफारिश होता है या फिर जिनका ज्यादा परिचय होता है, उनका जो है अनौपचारिक रोजगार बढ़ा है। और जहां श्रमिक जो अधिकार होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे कमियां भी
हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यह है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में कार्यों का आउटसोर्सिंग बढ़ा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती होती है, तो यहाँ पे अब देखा जाए कि विकसित देशों से विकासशील देशों में कार्य की आउटसोर्सिंग यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी है और इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूमंडलीकरण ने रोजगार को परिदृश्य पर बल दिया है, जिसके नए अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। पूरा आंसर आप ध्यान से हेडिंग ध्यान रखिएगा, आप हेडिंग इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयास का वर्णन करना है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेश के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने दिव्यांग उन्हें कहते हैं जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। और उन व्यक्तियों को सशक्तिकरण मतलब कि ऐसा उनको अपने आप में सक्षम बनाना है जिससे वो अपना खुद का जो है अपना जीवन यापन कर सके, खुद का रोजगार कर सके और खुद का अपना एक नया जो है जीवन की शुरुआत कर सके। ऐसा ना हो कोई विकलांग तो वो कोई जिंदगी भर कुछ काम ना कर सके, दूसरे के भरोसे रहे, ऐसा ना है, ऐसा उसको सशक्तिकरण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो दिव्यांग जो है उनके लिए भी कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके आधार पे उनको रोजगार, शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान का मतलब ये कि सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, सूचना संचार तकनीकी के दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाने के लिए उद्देश्यों को अभियान चलाया गया है। जैसे सरकारी जो है रोडवेज में बैठेंगे, गाड़ी जो होती है, बस जो होती है, रोडवेज बस में बैठेंगे तो कहीं आगे जो सीट होती है वहां सीट पे लिखा होता है विकलांग हेतु, ठीक है। तो वहां पे विकलांगों को जो है वहां पे परिवहन में जो है उनको छूट दिया गया कि भाई अगर कोई विकलांग आता है तो पहले उसको प्राथमिकता दीजिएगा, पहले वो बैठेगा, अगर विकलांग नहीं है तो कोई भी बैठ सकता है। जैसे महिला आरक्षित सीट होती है, विकलांग आरक्षित सीट होती है, तो उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, कुछ ऐसे जो है उद्देश्य बनाए गए हैं कि जिससे उनका जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आरक्षण। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था, उसमें जो है एक आईएएस थे, वो पैर से पूरी तरह से विकलांग थे और बैठकर चलते थे, बैठकर उनके पीछे 2-4 लोग अपना बॉडीगार्ड और जो है 2-4 लोग लगे थे। तो ऐसा जो अधिकार है उनको आरक्षण रिजर्वेशन के तहत जो है उन्होंने मेहनत किया और रिजर्वेशन मिला और उसके बाद जो है वो उस पद पर बैठे, उस पद पर पहुंचे। इसका मतलब ये है कि आरक्षण की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पे है सहायता उपकरण। सहायता उपकरण का मतलब ये है कि दिव्यांग जो विकलांग होते हैं उनके लिए गाड़ी मिलती है। तो कुछ ऐसे जो है संस्था होती है जो फ्री में उनको गाड़ी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण मतलब जो उनके साधन है वो उनको मिलता है। प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए ADIP योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से उनको जो है जो सुविधाएं हैं, जो उपकरण है वो प्रदान किए जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्त किया गया है और विशेष स्कूल में स्थापना की गई है। जिससे बात करें अगर भूगोल में जैसे मानचित्र भरने के लिए आता है, तो भूगोल में जो मानचित्र आता है भरने के लिए उसमें 2 मानचित्र मतलब कि 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक लिखा रहता है कि दिव्यांगजनों के लिए या दृष्टि बाधित के लिए। तो दृष्टि बाधित का मतलब जिनके जो दृष्टि नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है या फिर आंखें से कमजोर हैं, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन उनके लिए भी दिए जाते हैं। मानचित्र भरने के लिए उनको दिया जाता है जिनकी आंखें ठीक ठाक हैं और वहां पे लिखा रहता है दृष्टि बाधित, तो मानचित्र में नहीं बल्कि उनको कॉपी में आंसर को लिखना होता है, ठीक है। इस प्रकार से उनको जो है नंबर मिलता है। तो आप ये यहाँ पे दे सकते हैं, इस प्रकार से जो है इनको सुविधा प्रदान की जाती है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए।